लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने मार्कओव डिसीजन प्रोसेसेस को डिफाइन किया था, और डिफाइन करते वक्त हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी इसके साथ कि हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग स्टेट्स। एक स्टार्टिंग स्टेट हो गया, एक सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, फिर हमारे पास एक्शंस जो हम एक टाइम पे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उसका सेट हो जाना था। फिर उसके बाद हमने ट्रांजिशन स्टेट्स हमने कहा, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमने कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, कि एस स्टेट से एस प्राइम स्टेट पे जाते हुए क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, और जब हम मूव करेंगे तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसको हमने आर एस ए एस प्राइम के साथ डिफाइन किया था। थी हमने कुछ चीजें डिफाइन की थी, पॉलिसी और ये है हमारे पास के गिव अंडर गिवन एक्शन जो है हमने कौन सा एक्शन पिक कर, उस एक्शन को पिक करने को हमने इसका नाम पॉलिसी दिया है। और यूटिलिटी जो हमारे पास है कि हमने जब तक गेम एंड नहीं होती तो हमारे पास टोटल जितने रिवॉर्ड्स हमने काउंट जमा किए हैं उनका सबका सम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी अ यूटिलिटी। इस एग्जाम्पल को हम देख रहे थे जिसमें हमने गेम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि एक हमारे पास डायमंड है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव रिवॉर्ड्स हैं, और एक हमारे पास खाई है जिसमें हमारे पास नेगेटिव रिवॉर्ड आ रहे हैं। हर पोजीशन के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है, एक्शन हमारे पास एक से ज़्यादा हैं और हम यहाँ पे पिक करना चाह रहे हैं, चूज़ करना चाह रहे हैं कि कौन सा एक्शन पर पिक हो तो हमारे पास हम अच्छे रिवॉर्ड की तरफ जाएंगे। चीज़ को इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने लिविंग रिवॉर्ड भी रखा था, लिविंग रिवॉर्ड को हम रखा हुआ था। किसी को याद है कि हमने नेगेटिव क्यों रखा था? कोई बताना पसंद करेगा? आप में से कोई? कल के लेक्चर में से चीज़ें सर, वो आपने ये बताया था ना कि वो लूप के अंदर एक ही जगह पे घूमता ना रहे, इस वजह से हम नेगेटिव बिल्कुल ठीक रखे है, थे। ताकि हमारे पास वैल्यू जो हैं वो मौजूद, वो जाने काम ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि जितनी देर वो वहाँ पे मौजूद रहेगा नेगेटिव उसका रिवॉर्ड ऐड होता चला जाएगा, मुसलसल वो नेगेटिव साइड पे जाता चला जाएगा, तो ये उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए कि उसको फोर्स करना है कि वो गेम एंड की तरफ जाए, हमने उसको लिविंग रिवॉर्ड नेगेटिव रखा था। अब हमारे पास इस पूरी गेम में ढूंढने की क्या चीज़ें थी जिसको हम दोबारा डिफाइन करके कह रहे हैं। ये हमारे पास स्टेट है, इस स्टेट पे हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यू उसको हम रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, वी स्टेरिक एस के साथ, कि ये एस के ऊपर अगर एक्शन जो है ऑप्टिमली परफॉर्म होंगे तो इस स्टेट की क्या वैल्यू होगी, एक हमें ये मालूम करना है जो स्टार्ट में हमें नहीं मालूम। दूसरी चीज है हमारे पास चांस नोड या अनसर्टेन नोड जो हमारे पास मौजूद था, जिसको हमने क्यू वैल्यू के नाम से रिप्रेजेंट किया था, क्यू स्टेट पे, क्यू वैल्यू पे। ये हमारे पास, इसको हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे एक्शन के अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या होंगे, उसमें जितने हो सकते थे उनमें से हमने सबसे बेस्ट पिक करना है। क्योंकि हम उनमें से सबसे बेस्ट पिक कर रहे थे, हमने इसको स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट किया था। ये भी अभी हमें स्टार में मालूम नहीं है, हमने इनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। और इस तमाम को दोनों अगर हमें सारे फाइंड आउट हो जाते हैं तो अब हम इसको कहते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू हमें मालूम हो जाती है फॉर द स्टेट एस, और इसको हम पाई स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे पास जो टारगेट हैं जिन्हें हमने कैलकुलेट आउट करना है। ये एग्जांपल देखें उसी गेम की, और यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 आइट्रेशन इसकी अकर कर चुकी हैं। कैसे अकर की हैं वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, ये वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे पास, ये
स्टार्ट में हमने कहा था वी स्टेरिक वैल्यूज। तो हमने कहा इस स्टेट पे फॉर एग्जांपल आपके पास इस स्टेट की वैल्यू क्या है, 0.85 है और एक्सपेक्ट यही है, इसके साथ डायरेक्शन लगा हुआ है कि इसमें हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमम होगा। सेम इस तरीके से हम ये देख लें इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास इस स्टेट पे अगर आप मौजूद हैं इस नोड पे, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 0.28 है और इधर बेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आ रहा है। सेम ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे हर एक पोजीशन की अपनी वैल्यूज मिल गई। ये वो वैल्यूज हैं जो नोड की हमें मालूम है कि इस नोड पे ये वैल्यू के अगेंस्ट रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमल आएगा। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है क्यू स्टेरिक के लिए। क्यू स्टेट की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यू हमारे पास है चांस नोड। चांस नोड जो है उसने हाफ एक तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो जितने एक्शन है उनमें से सारों को साथ यूटिलाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसी को दोबारा हम देखते हैं तो इस पोजीशन पे 0.85 जो है वो हमें राइट साइड पे मिला है। ऑप्टिमल यही है कि अगर जैसा हम चाह रहे हैं उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म होगा तो हम मैक्सिमम रिवॉर्ड की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज देयर इज अ चांस कि हम अप डाउन या बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। पहले हमने इसको कहा था कि हमारा चांस नोड है। चांस नोड हमने इसको क्यों कहा था, क्योंकि हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाजमी नहीं कि रिजल्ट जो है उसी तरीके से ही एक्शन को एग्जीक्यूट करे। हम फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि वो लेफ्ट या राइट मूव कर जाए। तो अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यूज हमें क्या मिल गई हैं। चारों एक्शन के अगेंस्ट हमें वैल्यूज मिल गई हैं क्यू स्टेट्स की, और मैक्सिमम जो वैल्यू मौजूद है वो हमारे पास राइट डायरेक्शन की है। सेम हम तमाम नोड्स के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। इस पोजीशन पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे मिल रही है। अपर साइड पे वैल्यूज जो हैं वो सबसे लीस्ट हैं, नेगेटिव में वैल्यूज मौजूद हैं, और सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। और ये हर आइट्रेशन के अंदर ये वैल्यूज चेंज होंगी। ये जो अभी सामने डेमोन्स्ट्रेशन में नजर आ रहे हैं ये आफ्टर 100 आइट्रेशन के बाद कैलकुलेट की गई हैं। अब इनको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हमने एक तो सम अप करना था। ट्री हमारे पास बन रहा है, ट्री उसी तरीके से बन रहा है जिस तरीके से एक्सपेक्टिव मैक्स के अगेंस्ट हम कैलकुलेट किया करते थे। अब जो हमारे पास मेथड है इस चीज को कंप्यूट करने का, वो हमारे पास मेथड है रिकर्सिव मेथडोलॉजी। अब इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। हमने कहा इस स्टेट के ऊपर हमने इसकी v की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, v ऑफ s मालूम करना चाह रहे हैं, और साथ में हमने कहा v स्टेरिक s मालूम करना चाह रहे हैं। तो हमने इसमें कहा है कि आर्गुमेंट a के साथ मैक्सिमम पिक करना है जिस पे q स्टेरिक sa की वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ हमने एक्शन a के अगेंस्ट आपके पास काफी सारे ब्रांचेस मौजूद आ रहे हैं। हमने इसमें से ढूंढ रहे हैं किस ए के, किस एक्शन के अगेंस्ट क्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड आउट करेगा। एक से ज्यादा एक्शन मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक चांस नोड मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, और हर एक के ऊपर चांस नोड्स मौजूद हैं। वो कौन सा एक्शन होगा जिस पे हमारे पास चांस नोड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यूज हमें रिसीव हो सकती है, हम उसको पिक कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली अभी हमें स्टार्ट में नहीं मालूम, जब हम इस पॉइंट से देख रहे हैं हमें नहीं मालूम कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको मजीद एक्सपेंड करके देखते हैं। अब क्यू स्टेरिक ऐसे जो हमारे पास है, अब इसको हम डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि इस पॉइंट S से S प्राइम तक मूव करते हुए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिवॉर्ड, जो इस मूव करने पे हमें रिवॉर्ड हासिल होगा, प्लस गैमा इनटू नेक्स्ट स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यू के साथ हमने गैमा जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और गैमा जो है वो हमारा डिकेइंग फैक्टर है। डिकेइंग फैक्टर का मकसद क्या होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हमने अर्ली रिवॉर्ड जो है वो हासिल करें। अगर वो रिवॉर्ड लेट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करें तो डिकेइंग फैक्टर उनकी वैल्यू को डिक्रीज करता चला जाए। ये हमारे पास R जो है ये इस स्टेट S से S प्राइम पे जाने का रिवॉर्ड, इसके साथ आपने S प्राइम की वैल्यूज उसको डिकेइंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, और तमाम के अगेंस्ट हम क्या इधर परफॉर्म किया है, हमने सम कर रहे हैं इन तमाम को, तमाम एक्शन के अगेंस्ट हमने इनको सम करके फिर हम क्यू स्टेरिक की वैल्यू जो है वो हासिल कर रहे हैं। इसी चीज को डायरेक्ट लिख दें तो हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं कि ये पोर्शन जो है वही हमारे पास क्या है, क्यू स्टेरिक ऐसे। उसी एग्जांपल को देखें जो हमने कल देखी थी, रेसिंग सर्च ट्री वाली। ट्री बनाते जाएं अगर आप तो देखें हर स्टेप के बाद ये इंक्रीज हो रहा है, ये डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। काम वही था, स्टेट से स्टार्ट किया, क्यू स्टेरिक क्यू वाली हमारे पास स्टेट्स आ गई, उसके बाद उनसे अगली स्टेट आ गई, अगर हम इसको एस कह रहे हैं ये एस प्राइम्स हैं, इनके बाद फिर दोबारा चांस नोड्स हैं टिल हम नीचे दोबारा वही वैल्यूज जनरेट आउट कर रहे हैं, और ये मुसलसल जनरेट करते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास डेप्थ जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। सेम यही काम हमने एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर भी किया हुआ था। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस लोड को, कि अगर हमने देखा था एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो ये वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर दफा टॉप से डाउन तक या किसी एक पॉइंट तक मूव करने की कोशिश कर रहे थे ताकि फिर उनकी वैल्यूज मालूम हो, फिर आप उनके रिजल्ट जो हैं अपर साइड पे रिटर्न बैक करें। अब इसको आसान करने के लिए तरीकाकार क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं कि एक ही तरह के नोड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्टेट्स जो हैं वो रिपीट करती चली जा रही हैं। आइडिया हमारे पास क्या है इस काम को आसान करने का, कि जो एक दफा कंप्यूट हो गई हैं उनको दोबारा कंप्यूट किसी तरह ना करें। वो वैल्यू किस तरीके से हम स्टोर करें वो अब हम देखते हैं। तो अब पहला काम क्या कर रहे हैं, आइडिया हम कर रहे हैं कि हमने ट्री को मुसलसल चले आने से रोकना है, तो हमने आइडिया दे रहे हैं कि डेप्थ लिमिटेड कंप्यूटेशन जो है वो इसके अंदर हम परफॉर्म करें। डेप्थ लिमिटेड सर्च, जब हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ रहे थे तो हमने देखा था क्या टारगेट होता था कि हम किसी एक लिमिट तक जाएं, एक लिमिट डेप्थ तक जाएं, उसके बाद फौरन रिटर्न बैक करते जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुसलसल डेप्थ के अंदर मूव करता चला जा रहा हो।
अब इसकी क्या रीजन हो सकती है, क्यों हमें ये फायदा दे सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो हम हर डेप्थ इंक्रीज करने के साथ डिकेइंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिकेइंग फैक्टर ऐड होने से क्या हो रहा है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं, जब एक वैल्यू जो 1 से लेस हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वैल्यू वो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली होती चली जा रही है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा डेप्थ के बाद ये जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे लिए नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती हैं। कि अगर हमारे पास डिकेइंग फैक्टर लेस देन 1 है तो वो थोड़ी सी आइट्रेशन डेप्थ के बाद ये वैल्यूज वैसे ही खत्म हो जानी है, तो फिर हमें सारा देखने की भी जरूरत नहीं है। हमें एक आध डेप्थ तक जो है देख लें तो हम उसको काम को रोक सकते हैं। अब मेन आइडिया क्या है इसके अंदर? टारगेट हमने वही करना है कि ऑप्टिमल वैल्यूज हासिल करनी थी, लेकिन अब हमने इसको टाइम लिमिट रखा है, तो हमने वी स्टेरिक लिखने की जगह वी के एस लिखा है कि वैल्यूज वी स्टेरिक एस जब हम डिफाइन आउट कर रहे हैं, वी स्टेरिक एस ये तो ऑप्टिमल है, मेन ऑप्टिमल है, जो जितनी भी डेप्थ हो इसमें रिजल्ट हमेशा ठीक रहेगा। लेकिन हमने इस डेप्थ को लिमिट कर दिया है के डेप्थ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं वी के ऑफ एस, कि हमारे पास जो ऑप्टिमल वैल्यूज हैं वो 2 स्टेप्स तक जो है वो ऑप्टिमल है। अब फॉर एग्जांपल इस ट्री को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास हमने 2 स्टेप्स के ऊपर राइट डाउन कर दिया है। ये हमारे पास डेप्थ 0 जिसको हम वी नॉट एस कह सकते हैं, ये आपके पास V1S, और ये आपके पास V2S। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। तो सबसे डाउनवर्ड पे हमने कहा हमने डेप्थ 0 है, वहां पे हम 0 पे मौजूद है, V0S का है। उससे एक स्टेप ऊपर हम मूव किया है चांस नोड, और उससे ऊपर जो ओरिजिनल वैल्यूज आई हैं वो हमने कहा है डेप्थ 1 के ऊपर तक मौजूद है, क्योंकि यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो हम एक स्टेप तक नीचे जा रहे हैं। सेम यहां से हम स्टार्ट करें तो हम 2 स्टेप नीचे तक मूव कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेज हमें यहाँ पे नजर आएगा उसी एग्जांपल के अंदर कि स्टार्ट में हमारे पास वैल्यूज जो हैं हमने इनिशियलाइज की हुई हैं जीरोस के साथ। लिविंग रिवॉर्ड जो है हमारे पास 0 है। जब हमारे पास डेप्थ 1 है तो इन वैल्यूज को तो हमें आंसर मिल जाता है कि यहाँ रिजल्ट जो है वो +1 या -1 मौजूद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब ये स्टेट एग्जीक्यूट करेंगी तो इनको फाइनल रिवॉर्ड तो मिल गया। बाकियों को रिवॉर्ड हमें यहाँ पे इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने लिविंग रिवॉर्ड जो है यहाँ पे नेगेटिव रखने की जगह 0 रखा हुआ है। ठीक है, बाकी को अपनी जगह पे जितना एक स्टेप मूव किया तो उन्हें कोई वैल्यूज नहीं मिली। अगर स्टेप 2 तक हम मूव कर सकते होते थे, 2 आइट्रेशन हम मूव करते हैं, तब हमें यहाँ पे वैल्यू इस नोड पे तो वैल्यू मिल गई कि यहाँ से अगर हम 2 स्टेप डाउन जाएं तो हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन बाकी सारी स्टेट्स जो हैं वो अभी तक ब्लैंक मूव करेंगी। स्टेप 3 तो अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम मूव करते हैं 3 स्टेप में हमें आंसर मिल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट से भी मूव करें तब भी हम 3 स्टेप के अंदर अंदर तक वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। बाकी स्टेप्स अभी उससे दूर हैं, वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो जनरेट नहीं कर पा रहे। सेम ये मूव करते जाएंगे। अब 6 आइट्रेशन के बाद सारों को वैल्यूज मिल गई हैं, लेकिन हम आइट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, अब प्रॉपर वैल्यूज अपडेट हो रही हैं, जिनमें हमारे पास रैंडम डायरेक्शन को भी एडजस्ट हो रहे हैं। अब इसमें तरीकाकार दोबारा देख लें सारी बात जो की है अभी, कि हमने सबसे लोअर वैल्यूज को हमने V0 कर दिए, वैल्यू 0, उससे अपर लेयर V1,
V2, V3, सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है V4। अगर K स्टेप तक होते तो सबसे वैल्यू टॉप पे K VK तक हमारे पास मूव कर जाता। तो हमने वैल्यूज सेम रखी हैं, सिर्फ उसके अंदर हम देख रहे हैं कितनी आइटरेशंस के बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमाइज होता चला जा रहा है। और लिमिटेड कंप्यूटिंग जो है वो हमारे पास टाइम लिमिटेड हमारे पास आ रही है। याद रखने की चीज इसमें यही है, हम बॉटम टू अप रिजल्ट लाना चाह रहे हैं। वैल्यू आइटरेशन जो है हमारे पास वो बॉटम अप की तरफ है। अब यहां तक किसी को ना समझ आई हो कोई चीज पूछ सकते हैं। एनीवन? अब्बास सईद जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। वलीद मुस्तफा? नो सर। ठीक हो गया। अब याद रखने की चीज क्या है कि जो हमने सबसे बॉटम पे लेना है उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 के साथ। 0 से इनिशियलाइज करने की क्या वजह बनी कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हम एक डिकेइंग फैक्टर के साथ हमने वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, और वैल्यू जो सबसे लोएस्ट वैल्यू तक जा रही होंगी वो ऑलमोस्ट 0 बन गई होंगी, क्योंकि डिकेइंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास अगला स्टेप कैसे हमें हासिल होगा, जैसे हमने वी स्टेरिक एस प्राइम हासिल कर रहे थे, सेम वही चीज हासिल कर रहे हैं। क्या ऐसे कि पिछली स्टेट जो हमें मालूम थी उस पे जो भी वैल्यूज मौजूद हैं मल्टीप्लाई करना है उसको डिकेइंग फैक्टर के साथ, प्लस कर देना है और रिवॉर्ड फंक्शन में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब वो मूव हुआ तो उस पे क्या रिवॉर्ड हासिल हुआ, उन दोनों का सम मल्टीप्लाई कर देना है इसको किसके साथ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, फ्रॉम एस टू एस प्राइम। ये एक के अगेंस्ट, एक एक्शन के अगेंस्ट आपको मिल रही है। अब यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, समेशन करते वक्त स्टेट्स, नीचे जितनी मौजूद स्टेट्स हैं हर एक के अगेंस्ट ये काम परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर एस से S1 S2 S3 तक जा रहे हैं तो सबकी अलग अलग कैलकुलेट करके उनमें से मैक्सिमम उनका सम जो है वो हम हासिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो चीज याद रखने की है कि हर एक्शन के अगेंस्ट भी कर रहे हैं और अपने मैक्सिमम वाला एक्शन जो है वो पिक करना है, और ये काम रिपीट करते चले जाना है जब तक कन्वर्जेंस हो नहीं जाती। कन्वर्जेंस होने से क्या मुराद है कि अब जब तक हमारे पास हम एक वैल्यूज को हासिल करके कंप्लीट नहीं कर लेते, और दूसरी चीज हासिल करने से क्या मुराद है, कन्वर्जेंस से यहाँ क्या मुराद होगी कि वैल्यू जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाए। स्टेबल से यहाँ क्या मुराद होगा, अगर नेक्स्ट मजीद हम आगे क्वेश्चन करें तो स्टेबल से मुराद है कि ये वैल्यूज जो हैं ये अब आपके पास आके रुकना शुरू हो जाएंगी, किसी एक पॉइंट के ऊपर रुक जाएंगी, उससे बाद ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होंगी, अपनी ऑप्टिमल वैल्यू तक पहुंच गई होंगी। थोड़ी वैल्यूज पे भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसको जितना आगे मूव कर रहे हैं एक हद आने के बाद ये वैल्यूज मजीद चेंज होने से इनकार कर देंगी, वो वैल्यूज एक स्टेप पे रुक जाएंगी, इसको हम कह रहे हैं कन्वर्ज कर जाएंगी। से हमने यहाँ इस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। इनिशियलाइज कर दिया हमने सारों को जीरोस के साथ, ठीक है। V1 के लिए हमने कैलकुलेट करना है, अगर K+1 जो है वो हमारे पास V1 है, इसके अगेंस्ट हमने
मैक्सिमम सेलेक्ट करना है स्लो से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट जो है वो हमारे पास स्लो है। स्लो पे हमारे पास कितने एक्शन हो सकते हैं? एक एक्शन है स्लो और एक एक्शन है हमारे पास फास्ट। स्लो पे अगर हम देखें तो आपके पास क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वापस मूव करते हैं कूल से कूल के ऊपर ही, और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है? इसमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 है। रिवॉर्ड आपके पास कितना आ रहा है? वो भी 1 का। और इससे अगला स्टेट जो है दोबारा कूल की स्टेरिक की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 0 की। तो क्या वहां 0 हो गया? इसी पे फास्ट पे करें तब आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है? ये स्लो के लिए था, एक्शन फास्ट रखते हैं। फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है? एक है वापस कूल पे आते हुए, 0.5 है, 0.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है हमें? 2। दोबारा आगे 0। और फास्ट पे दूसरा एक और रिवॉर्ड आपके पास आ रहा है, वो भी 0.5, रिवॉर्ड 2, रिवॉर्ड आपके पास 2 हो गया, और ये आगे 0 हो गया। अब स्लो पे हमारे पास वैल्यूज टोटल कितनी बन रही है? 1 into 1 होगी। तो आपके पास स्लो पे एक्शन है वैल्यू 1। फास्ट पे आपके पास कितना है? दोनों का सम अगर हम ले लें तो आपके पास 1 + 1 वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास 2 होगी। वार्म पे चेक करते हैं, स्लो और फास्ट इसी तरह रख लेते हैं। वार्म से स्लो मूव करते हैं तो दो हैं आपके पास। 0.5 की प्रोबेबिलिटी है, रिवॉर्ड जो है आपके पास 1 का है, ये 0 हो गया, और दूसरा 0.5 1 रिवॉर्ड है, ये दोनों जो हैं आपके पास स्लो के केस हैं। फास्ट का केस यहाँ पे आपके पास क्या है? फास्ट का केस आप यहां से हमारे पास जाएगा 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है, रिवॉर्ड इसका -10, ये हमारा 0 हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी मिली? -10, क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि ये वैल्यू 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो फास्ट पे आपको वैल्यू मिलती है -10। यहाँ आपके पास दो वैल्यूज मिल रही हैं स्लो पे, एक वैल्यू मिल रही है आपको 0.5 और दूसरी वैल्यू भी मिल रही है आपको 0.5। इस पे आपने ये सम परफॉर्म करना है। सम परफॉर्म करेंगे तो आपके पास वैल्यू आई 1, और इन दोनों में से मैक्सिमम पिक करने हैं। 1 और 10 में से मैक्सिमम पिक किया तो आपके पास वैल्यू जो है 1 है। ओवर हीट पे आपके पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वैल्यूज जो हैं वो 0 ही रहेगी। ये हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के बाद हम इससे अपर स्टेप पे जा रहे हैं। तब हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? दोबारा वही काम हमने करना है V2 के लिए। स्टार्टिंग हम कह रहे हैं कूल स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या है? इसी तरीके से स्लो, दो ही एक्शन है, स्लो और फास्ट। स्लो पे मौजूद है, स्लो का एक ही एक्शन है, ठीक है, स्लो का एक ही एक्शन है, वो क्या है? 1 उसकी प्रोबेबिलिटी है, और रिवॉर्ड जो है उसका वो भी 1 है। 1 + एमा जो है वो आपके पास V1 आ जाएगा, ऐसे एस प्राइम करते हुए। ये हमारे पास V1 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही थी? 2 आ रही थी, तो हमने इसको कहा 2 + 1 3। तो स्लो पे हमें जो रिवॉर्ड मिल सकता है वो 3 का। फास्ट जाएं, इस पॉइंट से फास्ट मूव करें
तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वापस स्कूल पे रहें या वाम पे चले जाएं। प्रोबेबिलिटी दो है, एक आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.5 है, दूसरी भी 0.5 है। अगर वापस स्कूल पे आए तो रिवॉर्ड कितना है आपके पास 2 का प्लस गैमा V1 स्कूल, और दूसरे पे जाए तो 2 प्लस गैमा वापस वाम का रिवॉर्ड V1 रिवॉर्ड V1 वाम। अब कूल पे वापस आते हुए कितनी वैल्यूज आई थी, ये वैल्यू अगर गैमा को हमने इक्वल टू 1 ले लिया है तो ये वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 0.5 आपके पास कितना हो गया 2। दूसरी पे फास्ट पे जब हम वार्म पे गए हैं इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 0.5 कितनी वैल्यू होगी 1.5। तो अब इन दोनों का हम सम लें तो आपके पास कितनी वैल्यू आई 2 प्लस 1.5, 2 प्लस 1.5 कितना हुआ 3.5। तो वो 3.5 दो वैल्यूज आपके पास है, एक 3 और एक 3.5। स्लो जाने पे रिवॉर्ड मिलता है 3 का, फास्ट जाने पे रिवॉर्ड मिलता है 3.5 का। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 3.5। इसी तरह वार्म से आगे मूव करते हुए चेक करें, तो वार्म पे मूव करते हुए एक दफा हम स्लो जा सकते हैं, एक दफा फास्ट जा सकते हैं। अब हमने इस पे चेक कर रहे थे तो एक दफा हम इस पे भी फास्ट और स्लो जा सकते हैं। स्लो जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है प्रोबेबिलिटी 0.5, दूसरे पे भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। वार्म से स्लो पे जाते हैं तो रिवॉर्ड जो है वो 1 है, और गैमा मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, जो इसकी प्रोबेबिलिटी हम आपके पास आई है P1 कोल्ड की। दूसरे केस में वापस आते हैं तो रिवॉर्ड 1 है, गैमा के साथ E1 वार्म पे चले जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या हो, इसकी वैल्यू है आपके पास 2, गैमा की वैल्यू हम कह रहे हैं 1, 2 प्लस 1 3, और ये कितना हो गया 1.5। दूसरी साइड पे हमारे पास ये वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2, और 2 का हाफ जो है वो हमारे पास 1 हो गया। कितनी वैल्यू इस पे आई हमारे पास 2.5। फास्ट जाने पे क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास, फास्ट जाने पे रिवॉर्ड जो है हमारे वो, हाँ प्रोबेबिलिटी है हमारे पास इधर 1, रिवॉर्ड है हमारे पास -10, गैमा ये हमारे पास कितना होगा V1 ओवर हीट कितना हो जाएगा -10, ये 0 है तो वैल्यू आपके पास -10। तो दो वैल्यूज हैं आपके पास -10 और 2.5। इन दोनों में से जो हाईएस्ट है मैक्सिमम है वो हमने पिक करना है, मैक्सिमम ने पिक कर ली 2.5। अब बाकी ओवरहीटेड पे कोई एक्शन नहीं है तो वो एक्शन ऑलमोस्ट वही रह जाएगा 0। तो आपके पास वैल्यूज ये वैल्यू आ गई है V2 की। जी अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ हो गया सर। एनीवन, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने बात की थी कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस हमने कहा था कि एक वक्त आता है कि वैल्यू फिक्स हो जाती हैं, हम जितनी मर्जी बार बार आइटरेशन करते रहें इनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या होता है हमारे पास ये हर आइटरेशन के बाद जो वैल्यू है वो गैमा के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। के प्लस 1 के साथ जब वो मूव कर रहे हैं के से के प्लस 1 की तहत, तो जो पिछली वैल्यू है जैसे हमने इस इक्वेशन में दोबारा देखें वो
गैमा के मल्टीप्लाई हो, यानी पिछली वैल्यू जितनी भी थी वो दोबारा एक डिकेइंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिकेइंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम ये कह रहे हैं एक लेयर इसके अंदर और ऐड हो गई है, लेकिन वो अगर तो वो लेयर ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है, तो ट्री जो है ओवरऑल लेंथ में इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें जो जहन में रखने की है वो ये है कि हमारे पास ये टोटल बन जाता है y पावर k, यानी हर आइटरेशन के जो की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, k डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप 1 पे v गैमा 1 बन जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप पे गैमा 2 बन जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप पे गैमा 3 बन जाएगा। इस तरह k की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ पहुंच रही है, एक्सट्रीमली लार्ज होती चली जा रही है, तो ये फैक्टर जो है जितना भी आगे वैल्यूज मौजूद हैं उसको नेग्लिजिबल कर देगी। नेग्लिजिबल मींस कि पावर इतनी ज्यादा हो गई है हमारे पास, और वो गैमा अगर हमारे पास 1 से लेस है, अगर हमारे पास ये 1 से लेस है तो ये गैमा के जो है ये बहुत स्मॉल वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा, तो वो जो वैल्यूज भी होंगी हमारे पास वो रिजल्ट हमारे पास जीरोस के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये पोर्शन जो है, इतना एक्स्ट्रा पोर्शन जो हर स्टेप पे ऐड हो रहा है, उसमें तब्दीली आना जो है वो कम से कम होती चली जाएगी। एक आइटरेशन होगी, शुरू की आइटरेशन में ये तब्दीली ज्यादा होगी। अगर हम पुरानी एग्जांपल देखें जहां हमने मुख्तलिफ आइटरेशंस के स्टेप देखे थे, शुरू की आइटरेशंस में देखें हमारे पास 0.72 हुआ, चेंज आया, बाकी में इतना चेंज नहीं है। अगली आइटरेशन में भी चेंज आ रहा है और 0 से 0.5 पे 2 पे जंप किया है, अभी 52 से 0.66 पे जंप कर दिया और यहाँ पे 0.31 आ गया। इस पॉइंट पे 4351 पे जंप हुआ है। अच्छा, अब K4 से K5 पे जा रहे हैं तो ये 0.51 से 55 पे जंप कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 43 से 51 पे जंप किया था, और इस पॉइंट पे 0.52 से 0.66 पे जंप किया था, लेकिन उसके बाद 66 से 72 पे जंप किया। अब उसे अगली पे देखें, स्लो होता जा रहा है। पहले जंप्स जो हैं बहुत ज्यादा थे, 0 से 0.5 पे 0.5 पे आया, 0.5 से 0.66 पे गया है, फिर अगला जंप जो है अब स्लो थोड़ा सा हो रहा है, अब 0.72 पे आया, अगले नेक्स्ट स्टेप पे 0.72 से सिर्फ 73 तक गया, नेक्स्ट स्टेप पे 0.74, अब चेंज होना बंद हो गया, 0.74 से 74 ही मौजूद है। इसमें थोड़ी सी हमारे पास हम चेंज शायद देख रहे हैं, 63 से 64 हुआ, लेकिन ये अपनी कन्वर्ज कर चुका है अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ। अगले आइटरेशन पे भी अब 64 भी यहीं पे था और अगले पे भी 64 है, आइटरेशन चेंज हुई है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही। K11 के ऊपर भी इन दो पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेप जितनी हमारे पास इंक्रीज करता चला जा रहा है, अब ये देखें K12 से लेके के 100 पे आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज होती नजर आ रही है, वो यहाँ पे वैल्यूज है 0.48 से 47 और 4, ये हमारे पास 43 से 42 हमें नजर आ रही है, 42 43। तो आइटरेशंस जो हैं उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत स्मॉल होती जा रही हैं, और एक वक्त हमारे पास वो आ जाता है जिसमें ये आइटरेशंस जो हैं चेंज होना नेग्लिजिबल, कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाएंगी और ये जीरो के बराबर आ जाएंगी। तो इसी बेस पे हम ये कहते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं। जो ये इफेक्ट है जो एडिशन होने का, कि उसमें जो तब्दीली आ रही है वो लेयर्स के साथ वो स्लो डाउन होती चली जा रही है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये तब्दीली जो है उसमें चेंज जो है ये आना जीरो हो जाएगी, और इसकी वजह जो है वो हमारा डिकेइंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट देखेंगे पॉलिसी बेस्ड मेथड्स।
आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक सर है, स्लाइड्स दिखा दें सर। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक हो गया? और कोई चीज? सर जो सर आपने सर जो फाइंड किया सर वैल्यू एट्रिशन सर जो फाइंड की थी जिस तरह सर, आप अगर आप सर उसको नीट करके सर अगर साथ वो भी शेयर कर दें सर, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी काफी ज्यादा सर। जो इसकी उसको नीट करके शेयर कर दूं? यस सर। बेहतर होगा कि आप अपने हाथ से करें, ये वीडियो को देखते रहें, इसको अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है? किसी दूसरे का देख के जब आप करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें इसमें मिस हो जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप खुद करनी है। ठीक है सर। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। थैंक यू। मैं वैसे क्लीन करके आपको भेज भी दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा सिर्फ वेरीफाई करते वक्त उसे देखें, बाकी काम खुद करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।